ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना लिक्विड्स, उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है अक्षित ने, तो मे बी वी विल बिगिन विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, एंड एज यूजुअल कार्तिक बिगिंस विद हिज फेवरेट क्वेश्चन एंड दैट इज आज कौन कौन आया। ये इसका रोज क्यूरियोसिटी रहता है। कार्तिक, एक दिन एक काम करो, तुम ना खुद भी एक दिन आके देख के जाओ। है ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्यूरियस एवरी डे। ठीक है, चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग। मैसेजेस फ्रॉम आर्यन, कार्तिक, रोहन। पीपल स्लोली लॉगिंग इन, नॉट ऑल, ओनली फ्यू। चलो, जो क्वेश्चन अक्षित ने पूछा मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। जस्ट टोल्ड के इसके ऊपर डिस्कस कर दीजिए। तो क्वेश्चन वही वाला याद होगा, बोट वाला क्वेश्चन अगर याद होगा कि बोट में पत्थर लेके बैठे हैं और वो पत्थर को जो है पानी में डाल देता है, समझ गए। तो मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। सपोज दिस इज अ वाटर एंड दिस इज अ बोट, ठीक है ना, फ्लोटिंग ऑन द वाटर। इस बोट में कोई मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा भी बैठा हुआ है who is like you know rowing the boat or whatever, ठीक है ना, something like that. So who is rowing the boat? Akshita has given a, chalo, I know that there will be lots of thoughts like this, stray thoughts, ठीक है ना। चलो एनीवे, तो ये एक मटेरियल है जिसको मैं बाद में पानी में डाल देता हूं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में डज द वाटर लेवल राइज, फॉल, रिमेन सेम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है टू बिगिन विथ अभी, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी डाल देता हूं मैं। Okay, I am just launching a poll. I mean, let's see what is the response of the poll. सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, प्लीज एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, पता नहीं है। क्वेश्चन ये कि बोट जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसके बोट के अंदर एक पैकेज है या बैगेज है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ये एक बैगेज है और इसको मैं पानी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में वाटर जो लेवल है वो क्या होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो उसी पे मैंने पोल लॉन्च किया है। Okay, Anirudh has asked a counter question also. Anirudh, I will answer your question a little bit while later on. See, the options are there for you to guide you. So, like, maybe options can guide you. Okay, there are only 7 responses till now. That's 2 less. अब जाके 9 हुआ है, ठीक है ना, और अब जाके 12 हुआ है। तुम्हारा आंसर क्या बेटे? हाँ, लेवल, वाटर लेवल कम हो जाएगा। ओके, चलो यहां से आंसर आया कि कम हो जाएंगे। आई एम लुकिंग एट द रिस्पॉन्स एट द अदर एंड ऑनलाइन में। सत्यम has also asked a similar question as Anirudh, ठीक है। In fact, Akshit, you are asking now the question of baggage ka density, but if you are asking the right question, then you should have also reached the right answer, है या नहीं? Okay, Dhruv, instead of answering it like this, why don't you take part in the poll? That will give a better perspective. चलो ठीक है, अभी तक 16 participants ने पोल के आंसर दिए हैं, तो let me give you the answer. Let me give you the, in fact, the poll result first.
चलो अब तो 17 हो गया. Oh, there's somebody in the doorstep also. Anybody else would like to be part of the poll? Can quickly answer. अभी देखो मैं तुमको आंसर बताता हूं. जो पोल का रिजल्ट आया इज दैट एनी ऑफ द अबव 9 जने का है, रिमेन सेम 6 जने का है और फॉल्स 2 जने का है. तो लुकिंग एट द पोल रिजल्ट वुड यू लाइक टू रीथिंक? तुमने बोला तो फॉल का है ना? फॉल का 3 जने हैं वैसे तो यहाँ पे. चलो ठीक है, लेट मी एंड इट एंड शेयर विथ यू द रिजल्ट. सो आई एम शेयरिंग विथ यू नाउ द रिजल्ट आल्सो. ध्रुव से इसकी कम हो जाएगा. चलो देखते हैं. देखो इसका आंसर एक्चुअली was hinted by Anirudh and probably by Satyam also, and that is even maybe even by Akshit also, is that ये डिपेंड करता है कि ये जो पैकेज है या बैगेज है ये कितना डेंसिटी का. ठीक है ना? अगर मान लो अगर बैगेज का डेंसिटी रो ऑफ द सॉलिड, लेट्स कॉल इट सम सॉलिड. ठीक है ना? तो ये है सॉलिड. अगर रो एस लेस देन रो एल या इवन इक्वल टू भी अगर होगा, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा? लेवल विल रिमेन द सेम. तो सेम लेवल पे रह जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर मान लो रो एस ग्रेटर देन रो एल होगा तो क्या होगा? रो एस ग्रेटर देन रो एल होगा तो क्या होगा? ओके, वेदांत सेज कि द वाटर लेवल विल राइज. सोचो जरा अच्छे से. वेदांत राइज नहीं होगा, इसका फॉल हो जाएगा. यानी क्या होगा? यही दो ऑप्शन है. इनफैक्ट वाटर लेवल राइज का कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है ना? वाटर लेवल राइज का कोई ऑप्शन नहीं है. देखो इसका लॉजिक समझो. अगर तुम बोट के अंदर रखते हो और मान लो इसका डेंसिटी पानी से कम या इक्वल है तो क्या होगा? इट विल डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट. फिर जब पानी में डाल देते हो तो ये स्टिल फ्लोट ही करेंगे. तो पहले बोट के अंदर कंट्रीब्यूट करके फ्लोट कर रहा था, अब अकेले अलग से फ्लोट कर रहा है, लेकिन वो डिस्प्लेस तो करेगा उतना ही. कितना? ना अपने वेट के बराबर के वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेंगे, चाहे बोट के अंदर रखो चाहे बोट के बाहर रखो. दैट इज व्हेन रो एस इज इक्वल टू और लेस देन रो एल. ये फ्लोटेशन वाला केस है. तो इस केस में क्या हो जाएगा? ना थिंग्स विल रिमेन द सेम. तो वाटर लेवल क्या होगा? सेम रह जाएगा. अगर रो एस ग्रेटर देन रो एल है तो देन व्हाई इज द डिफरेंस हैपनिंग? दैट्स बिकॉज कि अगर मान लो रो एस ग्रेटर देन रो एल होता है, अगर मान लो रो एस ग्रेटर देन रो एल होता है, यानी जब बोट के अंदर है तो इट इज डिस्प्लेसिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वेट. ठीक है. और जब तुमने उसको पानी में डाल दिया तो वो देखना वो सिंक कर जाएगा नीचे. वो नीचे सिंक कर जाएगा. सो नाउ इट विल डिस्प्लेस वॉल्यूम इक्वल टू इट्स वेट, सॉरी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम. तो देयरफॉर पहले केस में क्या हो रहा है? जब उसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा? इक्वल टू इट्स वेट. लेकिन क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी कम है तो इक्वल टू इट्स वेट करने के लिए उसको ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए. यानी जब बोट के अंदर है तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वो मोर देन इट्स ओन वॉल्यूम होगा एज फार एज दिस इज कंसर्न. फिर जब लिक्विड के अंदर डाल देते हैं इट इज डिस्प्लेसिंग वॉल्यूम इक्वल टू इट्स वॉल्यूम. यानी बाद में लिक्विड कम डिस्प्लेस करता है और पहले लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस करता है या नहीं? तो देयरफॉर पहले लिक्विड लेवल ऊपर रहा होगा जब ये बोट के अंदर था. जैसे पानी के अंदर डाल दिया तो इसका लेवल क्या होगा? फॉल करेगा. इट विल फॉल. बट ऑब्वियसली दीस आर नॉट गोइंग टू बी सम बिग सब्सटेंशियल अमाउंट्स. द अमाउंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. बट देन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में चाहे स्मॉल हो या बिग हो, वी डोंट लुक एट दैट पार्ट. We look at the fact whether it is falling or not. It will fall by a very, 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 very insignificantly small amount. But yes, it will fall. That is the logic. ठीक है. ध्रुव पाठक ने बाद में फॉल का आंसर दिया है. वेदांता, आई होप यू हैव नाउ गॉट द लॉजिक, क्योंकि तुमने राइज बताए थे. ठीक है ना? चलो, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय अक्षय. तभी एक बार वो कर लिया जाए, वो डिस्कस कर लिया जाए. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, मैंने एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिया था. आई होप दिया था, मुझे याद तो नहीं अभी लास्ट ईयर का भी. फॉलिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू बोट. एक्चुअली देखो अक्षित, व्हाट यू आर सेइंग इज कि बोट
देखो व्हेन आई एम सेइंग वाटर लेवल इज गोइंग टू फॉल, तो हो सकता है कि मैं बोट की तरफ हूं ही नहीं, मैं कहीं और देख रहा हूं वाटर लेवल को, और मान लो मेरे पास बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है वो डिटेक्ट कर लेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करेगी कि वाटर लेवल फॉल। दैट्स इट। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू बोट वाला वर्ड आई डोंट थिंक इज वेरी वेरी रेलेवेंट आउट हियर। इसलिए ये जो बता रहा हूं ना फॉलिंग इज विद रिस्पेक्ट टू बोट और नॉट, द आंसर इज फॉलिंग, यानी जो लेवल था उससे नीचे आएगा, बहुत ही कम नीचे आएगा लेकिन नीचे आएगा, ठीक है ना। इसलिए बोट का मत देखो, बोट इज अ डिफरेंट एंटिटी है। चलो एनीवे, इसी तरीके से एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन एक मैंने शायद पूछा होगा, अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, इतना अभी पूछ लेता हूं। इस दैट सपोज मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है जो कि अंदर से हॉलो है और इसके अंदर एयर ट्रैप्ड है और इसको मैं वजन कर रहा हूं, तो मान लो वेट आता है W। फिर मैं क्या करता हूं, इस शेल को, इस ग्लास के जो शेल टाइप का है उसको तोड़ देता हूं और एक एक टुकड़े सारे कलेक्ट करता हूं, किसी टुकड़े को जाने नहीं देता हूं कि छिटक के चला गया, नो, एवरीथिंग इज कलेक्टेड वेरी मेटिकुलसली, इट विल फॉर्म अ हीप, विल फॉर्म अ हीप टाइप, है ना। ये W2 है। इसी ग्लास के टुकड़े हैं और कोई टुकड़ा लॉस नहीं हुआ है कि चला गया, नो, एवरीथिंग हैज बीन कलेक्टेड एंड हैज बीन पुट हियर इन अ हीप, तो ये W2 है। अब बताओ रिलेशनशिप क्या होगा, W1 ग्रेटर देन W2, लेस देन W2 और इक्वल टू। हाँ, अनिरुद्ध सेइंग कि यस वी हैड आस्क्ड दिस लास्ट ईयर, हाँ वही मुझे लग रहा था शायद मैंने पूछा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, फटाफट जल्दी बताओ जरा। इसका आंसर क्या होगा, यस तुम बताओ बेटे। ओके, सत्यम सेज कि इसका आंसर आएगा 2 ग्रेटर देन 1, शिवम आल्सो सेज 2 ग्रेटर देन 1, अनिरुद्ध आस्क इज देयर एयर अराउंड, हाँ बिल्कुल, ये तो पूरा अर्थ में ही वजन कर रहा हूं मैं, इसको वजन अर्थ में कर रहा हूं, मून में नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्रुव आल्सो सेज कि 2 ग्रेटर देन 1, ओके। अनिरुद्ध ने मुझे ये बताया कि ये क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था, एंड नाउ अनिरुद्ध इज सेइंग कि 1 इज इक्वल टू 2। ओके बेटे, इसका भी आंसर ना वैसे ही होगा, ये ना डिपेंड करेगा, मैं बताता हूं कैसे। जो सराउंडिंग एयर है उसका डेंसिटी मान लो रो ए, जो अंदर का एयर है उसका डेंसिटी जरूरी तो नहीं है ना कि रो ए होगा, तो मान लो इसका डेंसिटी हो गया सपोज रो ए डैश, ठीक है। अब इसके अंदर 3 केसेस होंगे, नंबर 1 रो ए डैश ग्रेटर देन रो ए डैश लेस देन रो ए, एंड ऑफ कोर्स रो ए डैश इक्वल टू रो ए। तो अगर इक्वल टू हुआ तब तो W1 इक्वल टू W2 होगा, but what would happen, let's say in the first case and in the second case, third case का तो आंसर ये होगा। अब देखो ऐसे क्यों होगा, क्योंकि जब मैं इसको वजन कर रहा हूं ना तो इसमें एयर का भी वजन इंक्लूड हो गया, लेकिन एयर का अगर वजन इंक्लूड हुआ तो एयर के वजह से जो डिस्प्लेस एयर है उसका भी बुओयंट फोर्स भी आ गया, तो देयरफॉर एयर का वेट ऐड हुआ और एयर के बराबर के वेट के एक बायंट फोर्स ऐड हो गया, अगर दोनों का डेंसिटी सेम होता है तो। लेकिन अगर दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस होगा, इन दैट केस फर्क पड़ेगा। तो इन दैट केस नहीं बताओ कि अगर रो ए डैश ग्रेटर देन रो ए तो क्या होगा, तो यानी अब मैं पूछ रहा हूं W1 और W2 में क्या रिलेशन होगा, और अगर रो ए लेस देन हुआ इन दैट केस W1 और W2 में क्या रिलेशन होगा, बताओ। 1 का बताओ आंसर, 1 वाले का आंसर बताओ, तुम बताओ बेटे 1 वाले का। W, हाँ, इन दैट केस क्या होगा, W1 ग्रेटर देन W2 होगा। क्यों, क्योंकि एयर का डेंसिटी ज्यादा है, यानी उसका जो वेट होगा ना उसके बाहर के कॉरेस्पॉन्डिंग एयर के वेट से ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा डेंसिटी वाला पैक किया हुआ हो सकता है, प्रेशराइज करके रखा है, क्वाइट पॉसिबल, यू नेवर नो। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, इसका वेट ज्यादा होगा और बायंट फोर्स रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि बायंट फोर्स बाहर के एयर का डेंसिटी के ऊपर है और बाहर का एयर का डेंसिटी कम है, तो देयरफॉर इसके अंदर एक नेट अपना वेट का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो देयरफॉर
ये आ गया W1 ग्रेटर देन W2। अब तो समझ में आ गया। अगर मान लो इसका डेंसिटी कम है अंदर का, तो यानी क्या हो रहा है ना, वो वेट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, वेट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, लेकिन डिस्प्लेस वॉल्यूम तो पूरा ही कंट्रीब्यूट करेगा, और डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर का वेट एयर वाले का, बाहर वाले का लिया जाएगा, और बाहर वाले का डेंसिटी ज्यादा है, यानी इस केस में बुओयंट फोर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी हल्का बना, यानी क्या होगा W1 लेस देन W2। और अगर बाय चांस अंदर के एयर का डेंसिटी और बाहर के एयर का डेंसिटी बराबर हो गया, इन दैट केस टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी जब कलेक्ट करोगे तो दोनों का वेट बराबर होगा। ध्रुव इज आस्क्ड कि ये अंदर की एयर डाउन थ्रस्ट लाएगी। एक्चुअली आई डोंट नो वेदर डाउन थ्रस्ट विल बी अ वेरी गुड वर्ड टू यूज, बट आई वुड से कि अंदर का वेट, अंदर के एयर का वेट में तो कंट्रीब्यूशन आएगा। See, all these will be very, very negligible, or yeah, negligibly small. I agree. But small does not mean don't think at all. और ऐसे conceptual questions में ना ये नहीं देखा जाता है कि margin क्या है, ये देखा जाता है कि fact क्या है। वो नहीं देखते हैं कि भाई इसका difference तो 0.00001 है, ठीक है, maybe that I'm agreeing. Who is disagreeing? So anyway, let's move on to surface tension. Surface tension, as you know, there are two definitions. As you know, surface tension has two definitions. One is surface tension is equal to force per unit length, और दूसरा हो जाता है surface tension is equal to surface energy per unit area. ठीक है? So that's the idea of surface tension. Now I have the first question on surface tension. So that is, suppose मैं कहता हूँ एक vessel है मेरे पास, और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा होल है। I don't know whether you've seen this or not, but you will see that even when a vessel, खास करके जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, ये हम हो सकता है कि देखे होंगे, जैसे कभी-कभी देखना पुराना बाल्टी देखना साइड से क्रैक कर जाता है, कई बार देखना ही होता है, और तुम उसमें पानी डालो, देखो क्रैक अगर मोटा सा हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, तो इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट कई बार देखना एक फाइन सा क्रैक रहता है बाल्टी में, जो कि तुम अगर ऐसे करोगे तो ही दिखेगा, या ऐसे करोगे तो ही तुमको परसेप्टिवली दिखेगा, बट वैसे साइड से देखो तो क्रैक नजर आएगा, अंदर से भी नजर आएगा, बाहर से भी नजर आएगा, बट इतना बड़ा क्रैक नहीं होता है दैट यू विल ऑलमोस्ट सी इट लाइक सम काइंड ऑफ अ गैप, लेकिन क्रैक तो क्रैक है, यानी है ना, एयर टाइट तो नहीं हुआ और ना ही वाटर टाइट हुआ। ऐसे में अगर बाल्टी में पानी डालोगे ना, देखना पानी लीक नहीं करता है, इंटरेस्टिंगली पानी लीक नहीं करता है। तो मैं इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज इस बाल्टी में मैंने बहुत छोटा सा होल बना दिया जिसका रेडियस है इज स्मॉल r एंड r इज वेरी स्मॉल, r इज वेरी स्मॉल। ऐसे केस में अगर मान लो वाटर का सरफेस टेंशन T है, वाटर का अगर सरफेस टेंशन T है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर यू कैन पुट विदाउट द वाटर लीकिंग, ठीक है, H max, so that water does not leak, ठीक है, so that the water does not leak. Okay, one answer has already come. Let's discuss the answer now, and that is from Dhruv Pathak, and that is कि maximum height हम रख सकते हैं 2t by rho g r. Okay, Tanish has also given the same answer, and that is 2t by r rho g. Vedanta has also given the same answer. तुम्हारा आंसर क्या है? Same answer है? Okay, so the point is that यहाँ पे जो pressure आ रहा है ना, तो pressure जो आएगा वो आएगा h rho g. अगर बहुत accurately करना चाहोगे, है ना, तो in that case ये जो है ना, ये मैं water droplet को ऐसे दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस टेंशन का मैं फोर्स देखूंगा ऐसे, ठीक है, h rho g into pi r square प्लस, अगर बहुत एक्यूरेटली करना चाहते हो तो इसका वेट भी ऐड कर लेंगे, है ना, ये हो जाएगा 2 by 3 pi r cube rho g, इसका that will be equal to 2t, sorry, t into 2 pi r. You will do it really accurately. वो अलग बात है, इतना जरूरत नहीं पड़ता, we can even
do without that also, ठीक है ना? तो h will be, इसको उधर ले जाओगे तो t into 2 pi r minus 2 by 3 pi r cube g, ठीक है ना? pi r cube rho g upon rho g pi r square, rho g pi r square, यानी इक्वल टू पाई आर कैंसिल होगा, जी हो जाएगा, तो 2t बाई आर रो जी, तो 2t बाई आर रो जी माइनस, ठीक है ना? तो पाई आर स्क्वायर का कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, रो भी कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, माइनस 2/3 आर, है ना? माइनस 2/3, दैट्स द एक्यूरेट आंसर. बट यस, मोस्टली क्या होता है ना, ये आर होता है बहुत ही छोटा होता है, तो मे बी वी कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट, तो 2/3 आर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना? दैट इज ऑफ कोर्स देयर, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्यूरेट यू वांट. ये आंसर आ गया 2t बाय r rho g minus 2/3. That's the correct answer. But yes, as I said, this can be neglected, so approximately we can definitely write 2t by r rho g. Surely we can do that. ठीक है ना? चलो, अच्छा देखो, हमने कैपिलरी एक्शन पढ़ा है, कैपिलरी एक्शन फॉर ट्यूब्स. तो ट्यूब का तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एंड दैट इज 2t cos theta by r rho g. But what about, let's say, अगर मान लो कैपिलरी एक्शन फॉर दिस अगर निकालना, ठीक है ना? इस तरीके से सपोज ये वाटर लेवल है, इमेजिन ये वाटर लेवल है और इससे ऊपर राइज कर रहा है, तो दिस इज अ ग्लास लेवल. तो ये हो गया इसका कैपिलरी राइज. इसका कितना होगा? So this was actually a capillary tube, ठीक है ना? This was a capillary tube. This is a, you can call it as capillary plate or capillary slab or whatever you want to call it. You can call it as capillary slab. Slab से better word तो खैर plate है. ठीक है, इसको तो अक्षित ने 2t into l plus d by rho g cos theta शायद होगा एक, और ध्रुव ने दिया 2t cos theta by t rho g. ओके, दैट्स दी, these are the two expressions हमें. इसमें भी क्या लगेगा ना, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि अगर इसका थिकनेस मान लो t है, तो ये आ जाएगा ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है. और अगर इसका लेंथ l है, मान लो ये वाला लेंथ l है, तो जो सरफेस टेंशन बनेगा वो तो बनेगा l into t. लेकिन एक l into t, एक l into t, तो दोनों मिला के वर्टिकली 2t l cos theta, 2 into l into t cos theta. So that is the up thrust, yeah, upward force that is being created. Thrust actually नहीं है, tension, and that is equal to weight of this section. तो weight क्या होगा ना, t into l into, ठीक है ना, हाइट h into रो. तो ये वॉल्यूम आ गया, इनटू रो कर दे तो मास आ गया, इनटू g, ठीक है ना? तो यानी h will be equal to, l तो कैंसिल, 2t cos theta by
टी रो जी। अब कई बार पता क्या करते हैं कि क्योंकि ये अगर मान लो वाटर लेते हो तो वाटर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज फॉर वाटर ग्लास। तो इन दैट केस यानी फॉर वाटर ग्लास what we do is that we take this as a semicircle, angle of contact 0 degree, तो t ना लिख के हम क्या करते हैं इसको 2r लिख देते हैं। so this t is equal to 2r for water glass। हर एक में नहीं होगा, जनरल एक्सप्रेशन यही है, जनरल एक्सप्रेशन इज दिस वन, बट वाटर ग्लास के लिए क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है तो t कैन बी रिटन एज 2r, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा फिर ना h हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना, t के जगह 2r पुट कर रहे हो तो t cos थीटा, तो t भी खत्म हो जाएगा t बाय r रो g। जैसे वाटर ग्लास के लिए ये वाला भी क्या होता है cos थीटा 1 हो जाता है, यानी h क्या हो जाता है 2t बाय r रो g। तो यानी इस केस में भी फॉर दिस वन आल्सो फॉर वाटर ग्लास h क्या हो जाता है ना 2t बाय और जनरल तो ये आ गया, इसमें भी ये जनरल है और ये हो गया फॉर वाटर ग्लास, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया कईयों के। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, What will be the pressure difference across the membrane? मान लो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा दे रखा है और ये जो कर्वेचर है ना इसका रेडियस सपोज r दे रखा है, या एक काम करो इसको ले लो एज 2r। What is the pressure difference? ये 2r है, इसका मतलब ये कि कर्वेचर का भी 2r है, कर्वेचर का तो कुछ और होगा क्योंकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। हाँ, इसका कर्वेचर भी r होता अगर थीटा 0 है। So if theta is 0, then radius of curvature of the meniscus, radius of curvature of meniscus will be equal to r itself, ठीक है, go ahead। और रोहनवीर का भी ये आ रहा है, अक्षित का आ रहा है 2t cos थीटा बाय r, ठीक है। एक्चुअली यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज मेम्ब्रेन, वो इंपॉर्टेंट। एक होता है मान लो लिक्विड होता ऐसे, ये अलग होता, और मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक अ फिल्म, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन का मतलब हो गया इट्स जस्ट लाइक अ फिल्म, तो दोनों में अलग है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस मैं दे देता हूं 2r, इसमें एक फिल्म है। चलो ठीक है, एक करके करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मे बी मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मेम्ब्रेन से अगर मैं करता हूं तो क्या केस क्या होगा, देखो यहां पे सपोज p है और यहां पे p डैश है, तो एक डेल्टा p आएगा यहां से, नेट प्रेशर। तो f डाउनवर्ड्स क्या होगा ना इक्वल टू डेल्टा p, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस पूछा, डेल्टा p इनटू 2r इनटू l, अगर इसका लेंथ l ले लो, हो गया। सरफेस टेंशन कितना होगा, तो फोर्स अपवर्ड्स दैट विल बी ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो कितना होगा ना, पहली बात तो 2t होगा क्योंकि मतलब 2tl होगा, ऐसे ऐसे हो गया 2tl, एक tl इधर हो गया एक tl इधर हो गया, लेकिन क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा दिया हुआ है ना, यानी एंगल थीटा दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उसका cos थीटा लेना पड़ेगा, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा।
यानी इनटू cos थीटा। जो दूसरा कंपोनेंट sin थीटा है वो ऐसा करके बैलेंस होगा, इसलिए उसका जरूरत नहीं, हमें ऐसे वाला जरूरत है। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया is being balanced by the upward component of surface tension which will be cos theta। तो यानी ये आ रहा है, तो ये दोनों बराबर कर दो, तो यानी क्या होगा ना, इन दोनों को बराबर कर दो, क्या आएगा, डेल्टा p is equal to l, तो कैंसिल, 2 भी कैंसिल होगा, यानी t cos theta by r। ये हो गया मेम्ब्रेन के लिए। अगर मान लो ये वाला होता है, एक लिक्विड के ऊपर एक सरफेस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, ये तो ट्वाइस होगा ना, इन दैट केस क्या होगा, डेल्टा p will be equal to t cos theta by 2r। ये फर्क। हाँ बोलो। मेम्ब्रेन मतलब एक फिल्म होगी, तभी मैंने लिखा है मेम्ब्रेन मींस यहाँ पे फिल्म की बात, ठीक है। तो अगर फिल्म होगा तो इन दैट केस ये ट्वाइस आएगा, और अगर फिल्म नहीं होगा, अगर सिर्फ लिक्विड सरफेस होगा विद दैट थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, डेल्टा p is equal to t cos theta by 2r। हाँ एक ट्वाइस और भी तो होगा, दैट्स राइट, है ना, वो डबल वाला, दैट्स राइट। यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, हाँ दैट्स राइट, वो ट्वाइस भी तो करना था, मैं भूल गया। यानी एक तो ट्वाइस इसके वजह से हो रहा है, और एक वो सरफेस टेंशन 2 बार एक्ट कर रहा है बिकॉज़ ऑफ डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। यानी एक डबल भी आएगा, फिर एक 2t cos थीटा बाय r, और एक ये हो जाएगा t cos थीटा बाय r। ये हो गया लिक्विड के लिए, ये हो गया लिक्विड सरफेस के लिए, और ये आएगा फिल्म के, फिल्म के। देखो अच्छे से, 2 का फैक्टर में एक डिफरेंस है, तो अक्षित has given the answer both, I mean 2t cos theta by r as well as t cos theta by r। नहीं, t cos theta by r ध्रुव ने दिया, अक्षित ने ये दिया 2t वाला। अब मुझे नहीं पता कौन किसके लिए आंसर दे रहा है, ठीक है ना, तो अपने आप एक बार सेल्फ करेक्शन कर लो। सत्यम दास की फिल्म बोन से फिल्म क्यों होगा, मीडियम भी तो अलग होना चाहिए, पर कैपिलरी एक्शन से तो जो पानी ऊपर आएगा वो, एक्चुअली देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गिवन। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज मेरे पास में एक फ्रेम है, वायर का फ्रेम है, ये फ्रेम, अब इस पे एक फिल्म है मान, और उसको ऐसे लेकर तुम कर रहे हो, तो तुम प्रेशराइज कर रहे हो उसको, है ना, तो वो कितना एंगल ऑफ वो बनेगा, है ना, अगर वो जानना है, इन दैट केस क्या होगा, वो डेल्टा p इज बिकॉज़ ऑफ द योर ब्लोइंग, और सरफेस टेंशन का फार्मूला तो आप देख लो कि ये फिल्म वाले के लिए आ जाएगा, तो अब तो इसके ऐसे बनेगा ना, मतलब कुछ ऐसे, इसलिए डिफिकल्ट टू ड्रॉ, आई नो, बट एनीवे समझ जाओ हम लोग ऐसे कुछ और समझ जाओ, तो इस तरीके से मेनिस्कस का टाइप का बनेगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। व्हेन आई एम सेइंग मेम्ब्रेन, ये फिल्म मेम्ब्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और अगर मान लो ऐसे काइंड ऑफ हो, जैसे ये वाला, तो ये तो लिक्विड वाला हो गया, तो वो तो उसके लिए तो है ही मैथमेटिक्स है, t cos थीटा बाय r, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे r का कांसेप्ट थोड़ा सा मिसलीडिंग है, मैं बताता हूं क्यों। मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि ये कौन सा r है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, ये r कौन सा है वो भी देखो अच्छे से, ये r होगा इस कर्वेचर का, ठीक है ना, ये कर्वेचर का r होगा, बल्कि मुझे ना इसको ठीक से लिखना चाहिए था, कैपिटल R लिखना चाहिए, ठीक है ना, ये स्मॉल r लिखने से थोड़ा सा मिसलीडिंग हो रहा है। Now what is the radius of curvature if you write in terms of let's say this 2r, ठीक है ना, तो in that case क्या होगा ना, हमें इसका फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा, फिगर ये बनाना पड़ेगा। देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे तो ये वाला r लिखो या कैपिटल R लिखो, डजंट मेक अ डिफरेंस। बट अगर थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है तो इन दैट केस देखो क्या होगा, ये हो गया 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r हमने जो लिया, और हम लोग का जो r है वो ये वाला r है, ठीक है। अच्छा नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आ रही है क्योंकि ये तो हमने एरिया यहां से लिखा, ये तो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सपोज अगर मुझे इस r के टर्म्स में लिखना है तो क्या करेंगे, नहीं ये थीटा है, ठीक है ना, ये चीज, तो ये हो गया r
ये हो गया कैपिटल आर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हो गया आर, यानी sin थीटा इज इक्वल टू आर बाय, अगर मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये थीटा लिया ना, सॉरी ये थीटा 90 माइनस थीटा हो गया, 90 थीटा हो गया, तो ये थीटा, ये थीटा, तो इस केस में क्या है ना, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू cos थीटा। तो अगर उसके टर्म्स में करना चाहोगे ना तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r बाय cos थीटा। तो देखो ये स्मॉल r बाय cos थीटा, इसको कैपिटल R लिख सकते हो, यानी इसको मैं लिखूंगा t बाय कैपिटल R और ये हो जाएगा 2t बाय कैपिटल R। देख लो, मतलब अगर तुम एक्चुअल मेनिस्कस के रेडियस लेते हो तो वो एक अलग चीज होती है, और अगर मान लो तुम इन दोनों के डिस्टेंस को एज ए सम काइंड ऑफ अ जनरलाइज्ड 2r कहना चाहते हो तो दैट्स देन इट विल बी डिफरेंट, और अगर चाहो तो एक काम करो, इसको 2r ना लिख के 2t लिख लो, या दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो अगर 2t लिखते हो तो ये सारे r को r की जगह t लिख लो, इट्स अप टू यू, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू राइट। अगर t लिखना चाहते हो तो ये t हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेपरेशन के टर्म्स में, और ये हो गया रेडियस के टर्म्स में। सो दिस इज द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, ठीक है, दैट यू कैन डू। हां जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है, हां, उसमें लिक्विड की वजह से मेनिस्कस बनता है, तो अगर वो लिक्विड की जगह वो मेम्ब्रेन ही हो तो भी उसके डबल, पर मेम्ब्रेन हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के लिए ना मतलब वही मीडियम कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो मेम्ब्रेन है और नीचे लिक्विड है तो फिर तो एक ही सरफेस हो गया ना, वो तो एक्सपोज्ड है। मेम्ब्रेन जैसे एक बबल फंस जाता है। हां 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 हां, तो फिर तो ट्वाइस लेंगे, ट्वाइस लेंगे, हां, फिर उसका फिर वो तो दूसरा वाला सरफेस वो कैसे लगाएगा? नहीं तो उसको जो डिटेल अगर ड्रॉ करोगे तो डिटेल ड्रॉ करोगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर मान लो एक ट्यूब के अंदर एक बबल को फंसा दिया मैंने, ऐसे ये ऐसे बनेगा नहीं वैसे, अनलेस कि तुम इस पे प्रेशराइज करते हो, है ना, तो प्रेशराइज करो तो ही होगा। तो ऐसे करके तो देखो, ऊपर वाला सरफेस ऐसे, नीचे वाला सरफेस ऐसे, ऊपर वाला सरफेस ऐसे, नीचे वाला सरफेस ऐसे, दो आई। तो एक के वजह से जो आएगा सरफेस टेंशन फोर्स, दो के वजह से दो सरफेस हो गया ना, तो डबल करो, तो हमने भी डबल ही किया, ठीक है। अच्छा, तो इसी कंसेप्ट से एक और कंसेप्ट बनता है, दैट इज व्हाट, प्लेट ओवर प्लेट। जैसे सपोज मैं क्या करता हूं, दो प्लेट रख देता हूं ऐसा करके, और उनके जो सेपरेशन है दैट इज सपोज टी, और मान लो वाटर ग्लास है, ठीक है ना। तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या फोर्स चाहिए होगा? मान लो इसका प्लेट जो है ना इस तरीके से, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ, और बीच में पानी का वो ऐसा, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज टी है। तो इनको सेपरेट करने के लिए फोर्स क्या चाहिए? फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट। इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए क्या फोर्स चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अब इशू क्या है ना कि इसमें प्रेशर डिफरेंस का इशू है। प्रेशर डिफरेंस एक बार आ जाए तो इन दैट केस तो बाकी तो आसान है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था कि अगर ऐसे होता है ये वाला केस, तो हमने लिया था ना T, तो प्रेशर डिफरेंस क्या आता है? T अपॉन R। इस बार तो क्योंकि वाटर ग्लास है तो 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 2R विल बी इक्वल टू T, यानी इस केस में 2R इज इक्वल टू T, ठीक है। या कह सकते हो 2R इज इक्वल टू T, यानी R की जगह मैं लिखूंगा T/2। तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, सो देयरफॉर इसमें जो डेल्टा P आया था अभी थोड़ा देर पहले वो आया था T/R, यानी इस केस में हो जाएगा डेल्टा P विल बी इक्वल टू T/2, यानी 2T/T। दैट्स द कैलकुलेशन, ठीक है। और डेल्टा P into area is the force. So therefore, force required to pull them apart will be what? Delta P into
एरिया, डेल्टा पी आ गया 2t by t into area. Area is what? LB. When it 2t LB by small t. यानी इसका मतलब समझो, जितना थिन फिल्म रखोगे ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा इसको पुल अपार्ट करने के लिए, ठीक है ना। इससे ये कंक्लूजन आ रहा है that thinner the film in between, ठीक है ना, more difficult it is to pull them apart, more difficult it is to pull them apart. ठीक है ना, दैट इज द कंक्लूजन, ठीक है। चलो ठीक है, तो दैट इज मोर और लेस द डिस्कशन ऑन सरफेस टेंशन, राइट। इसमें मेनली देखो दो तीन ही कांसेप्ट है। एक तो कैपिलरी राइज, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन दिस केस। असली जो कांसेप्ट है ना इसका वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो है सारा प्रेशर डिफरेंस, फोर्स वगैरह जो भी कैलकुलेट करना, कैपिलरी राइज वगैरह जो भी कैलकुलेट करना, वो देखा होगा सारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रेशर डिफरेंस इसी कांसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखना इसी पे आएंगे मोस्टली, अगर आया तो। बट इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, आई मीन, so we don't expect too many questions on this, but yes, at least we have covered the fundamental aspects so that any question now you can surely attempt it, ठीक है। अक्षय दास की पूरी ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, अगर याद करके देखो, प्रेशर से भी एक और इंटरप्रिटेशन बनता है कैपिलरी राइज का, वो भी समझ लो जल्दी करो। देखो ये अगर ऐसे होता है ना, तो देखो ये हो गया सपोज, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस ना, इसके लिए क्या होता है, अगर लिक्विड है तो इन दैट केस डेल्टा पी होता है 2t by r, याद करके देखो। और अगर फिल्म है तो इन दैट केस डेल्टा पी बिकम्स इक्वल टू 4t by r, याद है। ये हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए, तो वाटर ग्लास में हेमिस्फेयर के लिए होगा। यानी यहां पे जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा P नॉट माइनस, क्योंकि यहां पे तो प्रेशर P नॉट है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट माइनस 2t by r, 4t by r नहीं 2t by r। अब अगर मान लो यहां से मैं h हाइट नीचे जाता हूं, तो h है मान, तो यहां का प्रेशर क्या होगा, नीचे आ रहे हो तो P नॉट माइनस 2t by r प्लस h हो जाए। पर यहां का प्रेशर सेम होना पड़ेगा, कि तभी तो ये स्टेशनरी रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इसलिए क्या होगा ना, दिस प्रेशर, दिस वन आई मीन, विल फाइनली बिकम इक्वल टू P नॉट इटसेल्फ, क्योंकि यहां भी तो प्रेशर P नॉट ही है। तो ये सेम लेवल पे सेम प्रेशर, तभी तो इक्विलिब्रियम है। तो देयरफॉर आप दोनों को इक्वेट करके देखो h क्या आ रहा है, 2t by r हो जाए, है ना। तो देयरफॉर h आ जाएगा 2t by r, आगे। इसलिए प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पे थोड़ा कम होगा एटमॉस्फेयर से, और फिर बढ़ता जाएगा इस लेवल पे, जो बाहर का वाटर लेवल है उस लेवल पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, उसी को इक्वेट करके आंसर है, ठीक है ना। चलो आई थिंक दैट्स लेकिन प्रेशर तो सेपरेट करने, अच्छा ध्रुव इज आस्किंग कि अच्छा नहीं, अब तो ध्रुव समझ में आया, चलो ठीक है। ओके देखो, सत्यम इज आस्किंग इज दैट आपने वो जो ऊपर का प्रेशर लिया है उसको थ्रू आउट कांस्टेंट क्यों मान लिया? एक्चुअली मैंने कांस्टेंट नहीं माना, मतलब कांस्टेंट तो खैर एयर है तो होगा ही होगा, और एक्चुअल बात पता है प्रेशर का भी नहीं है, एक्चुअल बात फोर्स का है, लेकिन हमने प्रोजेक्टेड एरिया लिया। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, वो जो हमने ये जो मेनिस्कस है ना, एक्चुअली तो इसके ऊपर प्रेशर ऐसे आएगा, है या नहीं, लेकिन इन सब के जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड्स आएगा, वो चीज है। इसलिए देखा होगा मैंने प्रेशर इक्वेट नहीं किया, मैंने फोर्स इक्वेट किया, और इन सब के जो प्रोजेक्टेड एरिया पे फोर्स आएगा वो इस एरिया की वजह से आएगा। सर एक्सक्यूज मी, प्रोजेक्टेड एरिया मैंने उसको कर्व, हां सर मैं इस वाले प्रेशर की बात नहीं कर रहा, जो आपने प्लेट के ऊपर लिया है कि मतलब प्रेशर डिफरेंस बाहर का और अंदर, यहाँ पे नहीं, जो
सर आपने जो क्वेश्चन मिटा दिया जिसके अंदर हमें फोर्स सेपरेट करने का निकालना था, हाँ वो मैंने लगभग यूनिफॉर्म लिया, बिकॉज़ द फिल्म इज वेरी थिन, ठीक है ना। और वो जो प्लेट है वो एक्चुअली मैंने ड्राइंग तो खैर ऐसे रैंडमली बना दिया, व्हाट आई मेंट वाज कि एक्चुअली ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी अगर मान लो हॉरिजॉन्टल रखोगे, मैं समझ गया तुम शायद ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे प्रेशर तो अलग होगा, ये कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है, दैट यू कैन डिस्काउंट। आई मीन व्हाई द रीजन इज दैट आवर मेन फोकस वाज ऑन कि सेपरेशन के लिए क्या चाहिए होगा, वो जो हाइट का डिफरेंस है वो नेग्लेक्ट कर दो, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अगर मान लो हॉरिजॉन्टल रखते हो तब तो वो मामला ही खत्म हो गया। इफ दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो इन दैट केस एक काम करो, उसको विजुअलाइज मत करो ऐसे जो मैंने ड्राइंग बनाया था, तुम उसको ऐसे विजुअलाइज करो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो इट विल बी एनीवे कांस्टेंट है, ठीक है। मैं समझ गया व्हाट यू आर थिंकिंग अभी, तो दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट काउंटिंग एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। सर हॉरिजॉन्टल में प्रेशर कांस्टेंट होगा अंदर, अगर हॉरिजॉन्टल पड़ी होती तो? हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल हो तो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, ओके सर। ठीक है। मतलब अगर प्लेट को ऐसे रखोगे ना, एक के ऊपर एक ऐसे अगर रखोगे, तो इन दैट केस यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और फिल्म को तो मैंने इतना थिन लिया है कि इसके अक्रॉस वेरिएशन मत देखो, दैट्स लाइक टू थिन, दैट इज नॉट टू बी काउंटेड, ठीक है। मैं इसमें तो फिर भी एग्री कर सकता हूँ कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, दैट आई कैन पॉसिबली एग्री, ठीक है ना, दैट आई विल एग्री आल्सो, बट द थिंग इज दैट आई वुड स्टिल से कि चलो ठीक है, इसको ऐसे मत सोचो अगर दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, ठीक है ना। चलो, so that was about discussion on surface tension. I think that was more than sufficient. इसके बाद क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के बाद तो कुछ अगर होता है तो can definitely send it and then we can discuss if required. Okay, now we'll talk about liquids in motion, यानी liquid dynamics, यानी fluid dynamics. ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौलीज थ्योरम वगैरह उसको हम कल कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ठीक है, और कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या कहता है ना, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, लेकिन ये ना लिक्विड्स के लिए होता है, और अगर गैसेस के लिए देखोगे तो इन दैट केस ρ1 a1 v1 is equal to ρ2 a2 v2। लिक्विड में तो ये हमेशा होगा, गैसेस में ये कब होगा, ओनली अंडर स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये देखो गैसेस में तो ये भी हो सकता है ना कि तुम एक तरफ से गैस को पंप कर रहे हो, दूसरी तरफ मान लो दीवार टाइप का बना रखा है, वहां पे पता चला गैस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो गैसेस में एक्यूमुलेशन पॉसिबल है। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, इट इज ओनली फॉर स्टेडी स्टेट, यानी कहीं पे भी एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, कंटीन्यूअसली एक्सक्यूज मी, कंटीन्यूअसली जो है गैस फ्लो करके जा रहा है, तब हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। लिक्विड में तो ये कभी नहीं चलता, ठीक है। अब गैसेस में भी अगर मान लो डेंसिटी दो जगह बराबर है तो दैट केस गैस में भी ये फॉलो हो जाएगा, बट दैट्स लाइक नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। तो इसलिए गैसेस की इन जनरल ये है, ठीक है। ये होगा पहला कांसेप्ट। दूसरा कांसेप्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है ना, सपोज एक वॉल है और मैंने एक लिक्विड जेट फ्लो किया है, तो इन दैट केस जो फोर्स का फार्मूला आता है दैट इज इक्वल टू a v square rho। a is the area of cross section obviously, v is the speed with which it is moving and rho is the density। ये अगर वॉल पे जाके रुक जाता है यानी यहीं पे गिर जाता है तो ये आ जाएगा a v square rho। अब सवाल सुनो, व्हाट विल बी द फोर्स, लेट्स से, थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज मैं कहता हूं कि एक क्या बोलते हैं वो है कुछ जो होता है ना होस पाइप टाइप का, होस पाइप इज रन बाय पंप। तो पंप को जब मैं ऑन करता हूं तो होस पाइप में से कुछ वेलोसिटी से वाटर निकलता है। सपोज एक टैंक है, मतलब ये व्हीकल है और यहाँ पे वो होस पाइप है, जो भी इसका सिस्टम वगैरह छोड़ दो, इसका यहाँ पे एक होस पाइप है। ये जो होस पाइप है ये नॉर्मली v वेलोसिटी से वाटर को पंप करता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन लेट्स से ये गाड़ी आगे की तरफ चलता है, तो लेट अस से दिस व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड u, ऑब्वियसली u इज लेस देन v, क्योंकि v तो मच लार्जर होगा, है ना, एंड सो ऑन।
यहां पे एक वॉल है, इस वॉल को हिट कर रहे हैं, ठीक है, और वॉल भी इधर जा रहा है विद सम वेलोसिटी, लेट्स से ये v हो गया, ये u हो गया, सपोज ये कैपिटल V, एंड कैपिटल V इज नॉट वेरी लार्ज, यानी इसमें से स्मॉल v ही लार्ज, स्मॉल v इज लार्ज, u and capital V are small to medium values. Obviously होस्ट पाइप में से तो पानी काफी तेजी से निकलेगा, है ना, so I think that I don't need to mention it. Area cross section A ले लो. Now what will be the force? Now what will be the force? Okay, in this question, you know what? हम लोग ये assume कर रहे हैं unless something is mentioned, तो हम लोग ये assume कर रहे हैं कि वो इसी के साथ चिपक के गिर रहा है, ये हम लोग assume कर रहे हैं कि wall अगर stationary होता तो liquid would have come like this and would have fallen like this, पर क्योंकि wall move कर रहा है तो it would be like this, यानी ऐसे ऐसे. दोबारा देखो, अगर wall stationary होता this is what would have happened, बट क्योंकि wall move कर रहा था तो वो कैसे होगा, इस तरीके से. मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं. But see, even in practical case also it will possibly not happen like this, कि ऐसे तो नहीं होगा, ये आया और वॉल चला गया और पानी अपना गिर गया, ऐसा तो इवन प्रैक्टिकली भी नहीं होगा, है ना. That is the understanding. Okay, yes, you are right. All the velocities are with respect to ground, but not this VL. V तो is because of the pump. यानी अगर मान लो पंप को रेस्ट पे रखते हैं तो उसका वेलोसिटी v होता, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अब v नहीं होगा. आप अगर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो v नहीं होगा, विद रेस्पेक्ट टू पंप v है, और जो u और कैपिटल v है, ठीक है ना, यानी स्मॉल v इज विद रेस्पेक्ट टू पंप और u और कैपिटल v विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. दैट वुड बी अ बेटर आंसर टू गिवन. You not all velocities are with respect to ground, so maybe I was a little hurried in the answer, ठीक है ना. चलो इसको एक एक काम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं धीरे धीरे. एंड दैट इज, देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है ना, अगर मैं इसका वेलोसिटी देखता हूं ट्रूली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या आएगा ना, v माइनस u, ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एंड व्हाट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू द वॉल आ जाएगा माइनस कैपिटल v. तो मैं काम करता हूं, मेरे पास जो फॉर्मूला था ना a v square rho, can I do one thing, v relative of the water with respect to wall, तो ये तो यार this is equal to relative velocity of water with respect to ground. ये तो ऐसे केस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a into v minus u minus capital V का स्क्वायर into rho. Can I do this?
देखो अगर वॉल रेस्ट पे होता तो वो कितने वेलोसिटी हिट कर रहा है, u माइनस v, और फाइनल वेलोसिटी 0, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, u माइनस v माइनस 0 अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल करूं तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनिशियल u माइनस v मतलब ये सॉरी इनिशियल v माइनस u, मैंने उल्टा बोल दिया, इनिशियल इज v माइनस u, ठीक है ना, इनिशियल इज v माइनस u और फाइनल अगर 0 होता है तो चेंज इन मोमेंटम किस वजह से हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो v यानी स्मॉल v माइनस स्मॉल u की वजह से। अब क्या हो रहा है, इसका फाइनल वेलोसिटी कैपिटल v है, तो देखो चेंज इन मोमेंटम किस वजह से हो रहा है, स्मॉल v माइनस स्मॉल u, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और फाइनली इसका वेलोसिटी कैपिटल v रह गया, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम इज बिकॉज़ ऑफ v माइनस u माइनस कैपिटल v आ गया। तो एक टर्म तो चेंज ऑफ मोमेंटम वाले टर्म की वजह से होगा। अब दूसरा है रेट ऑफ मास, भाई कितना मास जा रहा है। देखो अगर ये वॉल अगर रेस्ट पे होता तो जो मास फ्लो रेट होता वो भी क्या होता है, u माइनस v की वजह से होता। अब क्या होगा ना, अब हो जाएगा u माइनस v माइनस कैपिटल v। अब देखो क्यों, इमेजिन करो एक सिचुएशन, क्योंकि कई बार पता है थॉट क्या आएगा कि मोमेंटम चेंज तो इस वजह से हो रहा है और मास फ्लो रेट वाला जो टर्म है वो हमें ये लेना चाहिए। द आंसर इज ऐसे नहीं होगा। अब मैं बता दूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि इमेजिन करो अगर वॉल रेस्ट पे होता है तब तो अलग बात है, बट अगर वॉल का भी वेलोसिटी अगर v माइनस u के बराबर होता है तब तो कभी भी हिट ही नहीं करेगा, है या नहीं, अरे तो यानी कोई मास ट्रांसफर ही नहीं हो रहा वॉल पे ऊपर। तो ये बेसिकली मोमेंटम चेंज का जो वेलोसिटी वाला टर्म है उसके कंट्रीब्यूशन, और ये हो गया मास फ्लो रेट का कंट्रीब्यूशन। तो मास फ्लो रेट में भी क्या होगा ना, ये कैपिटल V इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो a into this का स्क्वायर into rho, that will be the force that this wall will experience। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अदर फोर्सेस को डिस्काउंट कर दो, फ्रिक्शन विक्शन अगर इसे एयर वगैरह डिस्काउंट कर दो, इन दैट केस इस वॉल को तुमको कंटिन्यूअसली फोर्स देना पड़ेगा, कितना, इसके बराबर, टू कीप द वॉल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी आर्गुमेंट के फॉर अगेंस्ट अगर कुछ है तो बताओ, देखो ठीक है, नहीं ये टर्म नहीं होगा, ये वाला करेक्ट, इज दैट ओके, या कुछ आर्गुमेंट है इसमें? यस रोहन, चलो अभी तो कोई और आर्गुमेंट आ नहीं रहा, तो फिर एक काम करते हैं, लेट्स वाइंड इट अप हियर। इन केस अगर कोई थॉट्स आता है बाद में भी, तो देन कीप दैट इन द माइंड एंड देन मे बी वी कैन डिस्कस टुमारो इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने आर्गुमेंट दोनों का बता दिया कि क्यों मैं उसको डायरेक्टली स्क्वायर करके निकाल रहा हूं, बट मे बी यू आर कन्विंस्ड हाफ, मे बी नॉट एट ऑल, मे बी यस, मे बी पार्शियली, तो व्हाटएवर इट इज डजंट मैटर, माइंड में रखो, इफ रिक्वायर्ड वी कैन डिस्कस टुमारो। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, विल कैरी ऑन टुमारो देन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सर हाँ बेटे, सर इसमें अगर वो ट्रॉली का मास वगैरह दिया हो तो रिकॉइल वेलोसिटी कंसीडर करनी है क्या? ट्रॉली मतलब ट्रॉली मतलब जिस पे रखा हुआ सर, वो जिस पे रखा हुआ है पंप, नहीं नहीं, वो तो उसके तो वेलोसिटी दे दिया ना ऑलरेडी, तो देखो उसका तो अब कोई रोल नहीं। एक बार पानी को छोड़ दिया ना उसने सिस्टम ने, तो फिर तो क्या मास है, वेट है, हार्डली मैटर, तो इट वोंट मैटर। वो वेलोसिटी देखो, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि इसका वजन कुछ मैटर ही नहीं करता, क्यों, कि जब ट्रक चलेगा तो उसका जो इंजन है वो एक सर्टेन पावर का होगा। अगर ट्रक भारी होगा तो ऑब्वियसली वो इंजन कम वेलोसिटी से ले जाएगा, हल्का होगा तो ज्यादा वेलोसिटी से ले जाएगा, सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन। बट ये सब चीजों के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो बनेगा ना, वही तो दे दिया गया। सो देन हाउ डज इट मैटर कि ट्रक का क्या है ना, उसके कंसीक्वेंस सब के बाद वेलोसिटीज वगैरह दे दिया। सो वी ऑलरेडी एनकाउंटर already included those parameters। ठीक है ना, चलो ठीक है, we will discuss tomorrow then। ठीक है, ओके बेटे, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।